हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 8th का साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है सबसे पहले कि क्योंकि ये क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन मैंने सबसे पहले इसको इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आजकल जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है वो इससे आपको इस चैप्टर से आपको उसके बारे में जानने में अच्छे से सिंप्लिसिटी होगी, इसलिए मैं इस चैप्टर से ही साइंस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए तो पहली फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन देखिए, ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट एंड एनिमल विच वी कैन नॉट सी विद आवर अनएडेड आइज। अनएडेड मतलब बिना किसी चश्मे का या माइक्रोस्कोप का या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किए बिना हम जिन ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं उनको बोलते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिम्स या माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिम्स या माइक्रोब्स, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है, सम ऑफ देम कैन बी सीन बाय मैग्नीफाइंग ग्लास बट मोस्ट ऑफ देम नीड माइक्रोस्कोप टू गेट ऑब्जर्व्ड। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माइक्रोमीटर साइज रेंज में रहते हैं। अब माइक्रोमीटर क्या होता है, वन मीटर में 10⁻6 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो इनका साइज रेंज कुछ माइक्रोमीटर्स में रहता है और इनको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। कुछ को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, लेकिन जो काफ़ी छोटे होते हैं माइक्रोमीटर साइज रेंज में होते हैं उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के यूज़ के नहीं देख सकते, इसलिए इनका नाम पड़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या माइक्रोब्स भी बोलते हैं। चलिए ये तो हो गई डेफिनेशन। अब माइक्रो ऑर्गेनिम्स को 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वायरस भी होता है लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप में आता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो 4 मेन टाइप होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, ठीक है। क्या क्या, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। चलिए अब वायरसेस भी एक टाइप होता है। वायरसेस और इन चारों में ये बस एक डिफरेंस है कि जो वायरस होते हैं उनको कोई एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म इन द सेंस वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उनको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जिससे वो न्यूट्रिएंट्स ले पाएँ और ये सब चीज़ें ले सकें, मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, और तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो सीधे के सीधे अगर ज़मीन पे होंगे या किसी मेटल पे या किसी भी चीज़ के ऊपर होंगे जो कि लिविंग थिंग नहीं है, तो वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वायरस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो वायरस को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर जाना पड़ता है अगर अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो अभी चल रहा है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में क्या है, जो कोरोना वायरस का जो वायरस होता है अगर वो किसी मेटल पे है या हवा में है या ज़मीन पे है तो वो जितना है उतना ही रहेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी इंसान के अंदर जाता है तो वो एकदम से एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होने लगता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होने से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक समय पर जब बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के बाद वो इंसान को अफेक्ट करने लगता है। तो धीमे धीमे से वो जो ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर के, उनको वो अफेक्ट करता है और धीमे धीमे उनको ख़राब भी कर देता है। लेकिन इन चारों में क्या है, ये चारों को मेनली किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिना ही किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के ग्रो कर जाते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग पे रहकर उनसे न्यूट्रिएंट्स लेके ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। चलिए तो वायरस क्या है, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अनलाइक इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ओके। तो वायरस से कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि कोल्ड, कफ, फ्लू या फीवर भी होता है, जो कॉमन फीवर, ठीक है। लेकिन जो कुछ सीरियस डिसीजेज होती हैं जैसे कि कोरोना वायरस है, पोलियो, चिकन पॉक्स, सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये वायरस से होती है, ठीक है। और ये है वायरस का डायग्राम। कुछ वायरस होते हैं वो इस टाइप के दिखते हैं, जैसे कोरोना वायरस होता है वो जो हम लोग को अभी तक दिखा है वो कुछ इस तरह का होता है, इसमें इस तरह से निकले होते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। एक ये इस टाइप का होता है, तो अगर इसको गोल कर दें इस तरह का होता है। अगर इसका जो इनसाइड मोर्फोलॉजी, इसका जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो गोल होता है, ठीक है। कोरोना वायरस के लिए और फिर ये तो कोरोना वायरस ही जैसा हो गया, ठीक है, मतलब ठीक है।
चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया कुछ इस टाइप के दिखते हैं। मैं काफ़ी सारी फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, ठीक है, सबसे रिलेटेड, चारों से रिलेटेड। वायरस की तो आपने देख ही लिया, वायरस कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। हाँ, बैक्टीरिया कुछ इस तरह दिखते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया और रॉड शेप बैक्टीरिया। ये हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कुछ उनकी मॉर्फोलॉजी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। एल्गेस कुछ इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसे ये अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये इनकी मॉर्फोलॉजी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है ना। चलिए, फंजाई कुछ इस तरह के दिखते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड हुआ, ठीक है। अगर जो ब्रेड है वो अगर हम लोग रख देते हैं काफ़ी दिनों तक मॉइस्चर में और वो सड़ जाती है, स्पेल हो जाती है, तो उसको हम अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें कुछ इस तरह की मॉर्फोलॉजी दिखेंगी, उसमें कुछ इस तरह की मॉर्फोलॉजी दिखेंगी, ठीक है ना। फिर उसमें हम लोग का ये क्वेश्चन है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे आइस कोल्ड एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कहाँ पे हो सकते हैं, हमारे आइस कोल्ड एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं। ये मार्सी लैंड्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डेजर्ट में भी हो सकते हैं, ये हॉट स्प्रिंग में भी हो सकते हैं, ये ह्यूमस के अंदर, ह्यूमस के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले साफ़ करना चाहिए, फिर उनको खाना चाहिए। तो वो कुछ इस तरह के भी इनमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या रिलेटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कहाँ पे रहते हैं और वो कैसे सर्वाइव करते हैं। वो इनसाइड एनिमल और ह्यूमन, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी हो सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, जैसे कि अमीबा होता है वो अकेले रहता है, कॉलोनीज में रहते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया वो कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। उसमें एक चीज़ है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो हमारे फो भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड मीन्स हमारा फ्रेंड जो हमारा दोस्त है, फो मीन्स हमारा दुश्मन, ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, फ्रेंड मीन्स हम लोग के लिए हेल्पफुल और फो मीन्स हम लोग के लिए हार्मफुल, ठीक है। चलो, फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ जैसे कि ईस्ट। अब ईस्ट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केक, ठीक है। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो मैंने लिखा हुआ है ये एक्चुअली इसका नहीं है, इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। लैक्टोबैसिलस एक्चुअली होता है कर्ड में, ठीक है। कर्ड में जो कर्ड बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ईस्ट हम लोग का केक में यूज़ होता है, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, एल्कोहल बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, ईस्ट। और कर्ड में यूज़ होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। जैसे कर्ड जो होता है उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, ये एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म दूध में जो गुनगुना मिल्क होता है, मतलब ना तो ठंडा, मतलब माइल्ड माइल्ड वॉम, ठीक है, जो माइल्ड वॉम मिल्क होता है उसमें हम लोग को कर्ड मिला देना होता है। उससे क्या होता है, माइल्ड वॉम में क्यों मिलाते हैं, अगर वॉम होता है, अगर काफ़ी ज़्यादा वॉम होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक टेम्परेचर पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ठंडा रहा तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए माइल्ड वार्म करना पड़ता है, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाए और वो जल्दी से जल्दी हमारा जो कार्ड है वो बना दे, ठीक है। फॉर क्लीनिंग, अब चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस। तो जो ऑर्गेनिज्म और हम लोग का जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, जो ह्यूमन वेस्ट निकलता है, एनिमल वेस्ट निकलता है, प्लांट वेस्ट होता है, जैसे प्लांट के जो पत्ते पत्ती अगर जाते हैं, ये सब जो भी होता है, इसमें क्या करता है, जो फार्मर होता है वो ये सब वेस्ट को एक साथ लेके एक पिट गड्ढा करता है, पिट बनाता है, ठीक है, खुले में ओपन पिट बनाता है, और जो जितना भी वेस्ट होता है वो एक जगह पे जाके रख देता है, ठीक है ना। तो फार्मर एक पिट बनाता है, फार्मर ओपन पिट बनाता है, और ओपन पिट में जितने भी सारे जो वेस्ट होते हैं, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, इन सबको एक साथ डाल देता है, ठीक है। उसमें और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो या तो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं, और अगर उसको जल्दी इनका जो हमारा जो मैन्योर है, जो फार्मर होता है, ये सब उसको जितना ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है इन सबको वो
या तो वो खुला छोड़ देता है, तो जो और एटमॉस्फेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आ जाते हैं उस पे, उसके ऊपर से रिएक्ट करके मैन्योर बना देते हैं, ठीक है। तो जो मैन्योर होता है वो फार्मर्स यूज़ करते हैं अपनी सॉइल में, ठीक है। ये हाँ, मैन्योर क्या होता है, तो मैन्योर आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। पूरा मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, सारी चीज़ें रिलेटेड आपको अगले चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आपको अभी अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो वेस्ट होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है, और जो मैन्योर होता है वो सॉइल के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलो, हमारा जो थर्ड पॉइंट क्या है, इन मेडिकल प्रिपरेशन, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो यूज़ करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो हम लोग का जो सॉइल होती है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन प्लस कंपाउंड की ज़रूरत होती है। कंपाउंड तो होते हैं सॉइल में, लेकिन नाइट्रोजन बहुत कम रहती है, मतलब कम रहती है, या कम मतलब एप्रोप्रिएट अमाउंट में रहती है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग के लिए अच्छा होता है, हेल्पफुल रहता है। तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, जो कि N2 होती है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं नेसेंट नाइट्रोजन में, ठीक है ना। और फिर जो नेसेंट नाइट्रोजन होती है वो किसी एक कंपाउंड से रिएक्ट करके थर्ड कंपाउंड वी कंपाउंड बना देती है, ठीक है। ये वी कंपाउंड होता है, ये होता है हम लोग की सॉइल के लिए हेल्पफुल। ये मैं आपको बताऊंगा, फिर से बताऊंगा जब मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताऊंगा, नाइट्रोजन साइकिल बताऊंगा, जो कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ईस्ट, तो मैंने बता दिया है, जैसे ईस्ट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केक, ब्रेड और अल्कोहल, ठीक है। अब ईस्ट का वर्क कैसे करता है, जो ईस्ट होता है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब रिप्रोड्यूस करने के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है तो जो हम लोग का जो डो होता है, जो आटा होता है, तो वो उसका साइज़ बढ़ जाता है। जैसे कि मैं एकदम कर देता, जैसे मान लो हम लोग का आटा इतना सा है, ठीक है, उसमें ईस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा ईस्ट है, ठीक है। अब होगा क्या, ये ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो काफ़ी सारा ईस्ट हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब जो रिप्रोड्यूस करते टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, तो जब रिलीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ अंदर को क्या हो जाएगा, बबल बन जाएगा। अब बबल को एकोमोडेट करने के लिए बाहर का जो साइज होगा वो बढ़ना पड़ेगा, तो ये साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो यहाँ पे ऐसा था, फिर उसमें जो ये डो था, ये वाला डो, इसमें ईस्ट में लगा हुआ था जो स्टार्टिंग में था। उसके बाद क्या होगा, ईस्ट रिप्रोड्यूस करेगा और काफ़ी सारे ईस्ट हो जाएंगे, ठीक है, कई सारे ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और फाइनली हम लोग का जो डो होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब पॉइंट बी पे चलते हैं। पॉइंट बी क्या है, ईस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल कैसे प्रोड्यूस होता है ईस्ट से, जो हम लोग का नेचुरल शुगर होता है, किसी भी जैसे फ्रूट हुआ, ठीक है, जैसे मैंगो होता है, तो मैंगो मीठा होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है नेचुरल शुगर के, उसमें अंदर नेचुरल शुगर होती है, ठीक है ना। और जो हम लोग शुगर खाते हैं घर पे, जो शक्कर या चीनी हम लोग यूज़ करते हैं चाय बनाने में और भी काफ़ी सारी चीज़ों में, वो होती है आर्टिफिशियल शुगर। तो जो ईस्ट होता है, अगर वो जैसे बार्ले हुआ, व्हीट हुआ, राइस हुआ, क्रश्ड फ्रूट्स हुए, तो इसमें क्या होता है, जो नेचुरल शुगर, जो ईस्ट होता है वो नेचुरल शुगर पे जाके, जो इन चीज़ों की नेचुरल शुगर पे जाके बैठ जाता है, और वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्कोहल में, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है फर्मेंटेशन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल यूज़ क्या होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में, ठीक है। कैसे बनाते हैं एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियाज और फंजाई का यूज़ करके एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, एंटीबायोटिक्स या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक में यूज़ होते हैं हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो ये होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक होता है, या तो वो ख़त्म कर देता है, किल कर देता है, या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो ये तो हो गया ह्यूमंस के लिए, ठीक है। सबके लिए ऐसे इसी तरफ वो वर्क करता है। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस तो डायरेक्ट उसको, जो एंटीबायोटिक हुआ उसको सीधा डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है।
पानी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ या कहीं किसी से भी, ठीक है, लिक्विड ले लिया, किसी तरह एंटीबायोटिक्स किसी तरह ले लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा फीड हुआ, लाइव स्टॉक हुआ, ठीक है, तो इनको कैसे देते हैं, इनको इस तरह देना पड़ता है। तो ये हम लोग इनके जो चारा होता है, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, इनका चारा जो होता है या इनका खाना जो होता है, इन इसमें भी एंटीबायोटिक्स मिला देते हैं, उनको खिला दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह एंटीबायोटिक्स गायों को खिलाई जाती है या फिर इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेडिकल यूज़ एंटीबायोटिक्स में यूज़ होता है, ठीक है, और वैक्सीनेशन में यूज़ होता है, जैसे कॉलेरा हुआ, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, इन सब के लिए वैक्सीनेशन जो देती है हम लोग, उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है, किसका, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। चलिए, जो भी मैं बता रहा हूँ सारा चीज़ नोट करते जाना है, ठीक है। सारी की सारी स्लाइड जो मैं बोल रहा हूँ, स्लाइड तो नोट करना ही करना है, ठीक है। जितनी भी स्लाइड है सारी की सारी स्लाइड्स नोट करनी है, ठीक है। स्लाइड्स नोट करने के बाद अगर जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो वो भी आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ा देते हैं। तो जो हम लोग का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो ये तो बैक्टीरियाज भी होते हैं, और या फिर होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उसका नाम आगे आएगा, और ये क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सारा का सारा लिखते जाना है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी नोट्स हैं इसमें जो स्लाइड लिखा हुआ है, स्लाइड तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, अपने नोट्स पे, ठीक है, नोटबुक पे। और उसके साथ क्या करना है आपको, अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि जो रेलेवेंट पॉइंट है, तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट रेलेवेंट है, ठीक है, तो वो भी आपको नोटबुक पे नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बताया, माइक्रोब्स का यूज़ करके जो आपका जो जितने वेस्ट होते हैं, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इनका यूज़ करके मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जो हमारा जो प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन और ग्लास जो होता है, ये मैन्योर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है यहाँ पे ये कंप्लीट मैं लिख नहीं पाया। माइक्रोब्स कैन नॉट कन्वर्ट प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड ग्लास इनटू मैन्योर, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट, मुझे लगता है ये कंप्लीट नहीं है। चलिए, तो आप बस इतना लिख दीजिएगा, माइक्रोब्स कैन नॉट कन्वर्ट प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड ग्लास इनटू मैन्योर, ठीक है। ये लिखिएगा, ठीक है, मैं काट देता हूँ। चलिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो, हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए हम लोग। अब आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो, पहला पॉइंट इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है, दोज विच कैन कॉज डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये हम लोग को डिसीज़ देते हैं, ठीक है, हार्मफुल माइक्रो देते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं डिसीज़ हम लोग को देते हैं या हम लोग को अफेक्ट करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, ठीक है। इस टर्म को रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, पैथोजेंस एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर, वाटर और फूड वी ईट, ठीक है। जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी में या तो एयर से या वाटर से या फूड से हम लोग के अंदर इंटर कर जाते हैं, ठीक है। या फिर अब ये एक चीज़ और क्या होता है, या तो फिर ये क्या होगा, कम्युनिकेबल होगा, ठीक है। जैसे कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में चला गया, ठीक है। अब वो फिजिकल कॉन्टेक्ट से किसी ने टच किया, ठीक है, कोई इंसान, कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसने किसी और को टच किया, ठीक है, तो उसके टच करने से किसी दूसरे को भी हो गया, ठीक है, वही डिसीज़, तो इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़, ये टर्म भी याद रखना है आपको, ठीक है। एक चीज़ और क्या होती है, ये होते हैं गैरियर्स, ठीक है। अब या तो मान लो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जैसे मान लो कोई इंसान है बहुत दूर है, ठीक है, मान लो एक दिल्ली में है और एक है मुंबई में, ठीक है, और दिल्ली और मुंबई में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग का है कि एक बंदा है दिल्ली में है और एक है मुंबई में, ठीक है। तो अब दिल्ली से मुंबई में कैसे आएगा, जैसे कोई बंदा है, जैसे जो कोरोना वायरस कैसे फैला होगा, ठीक है, कोई इंसान होगा दिल्ली में होगा, ठीक है, और दिल्ली में होने के बाद वो गया होगा मुंबई, ठीक है, एक जगह से फिर दूसरी जगह पे गया, तो इसी तरह उस एक को हुआ, फिर दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़। अब वो जो डिसीज़ होते हैं ये एक और तरीके से फैलती हैं, कैरियर्स से, ठीक है। जैसे कि जो मॉस्किटो होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है,
ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होता है इसके अंदर, इस मॉस्किटो के अंदर मलेरिया के वायरस वो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंसान से इसने खून लिया, ठीक है, जिसको मलेरिया था, और फिर दूसरे क्या में दूसरे को भी खून लिया, दूसरे का भी खून उसने चेक किया। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए वो तो चले जाएंगे ना दूसरे इंसान के अंदर। अगर पहले इंसान से भी खून उसने चेक किया जिसको कोई डिसीज़ था, मलेरिया था, और फिर दूसरे को आके उसने कर दिया, ठीक है, तो एक से दूसरे में चला गया, खून चला गया ना। तो इससे क्या होगा, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मलेरिया चला जाएगा, ठीक है। या डेंगू भी होता है, डेंगू होता है एडिस मॉस्किटो की वजह से, ठीक है। ये इसको कौन कौन कैरी कर सकता है, हाउस फ्लाई कैरी कर सकता है, और मॉस्किटो कैरी कर सकते हैं, या कोई और एनिमल भी कैरी कर सकता है, ठीक है। तो ये होगा डिसीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये कुछ ये टेबल है, इसमें बताया गया है कि कौन सी डिसीज़ होती हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, या तो बैक्टीरिया हुआ, वायरस, या प्रोटोजोआ, ठीक है, जो कि हम लोग का प्रोटोजोआ होता है जिसमें अमीबा और पैरामीशियम आता है, या एलगी की वजह से होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से हुआ, एयर था मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या वाटर था, पानी पीने से हुआ, पानी को टच करने से हुआ, या मॉस्किटो की वजह से हुआ, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर, इसको किस तरह से हम लोग रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको टेबल बना लेना और लिख लेना है, ठीक है। चलिए आता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में एक बहुत डेंजरस डिसीज होती है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स, ठीक है। क्या होता है, एंथ्रेक्स, ठीक है। ये ह्यूमंस में भी होती है, लेकिन मेनली किस में होती है, हमारी कैटल में होती है, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होती है, बजाय किसकी वजह से होती है, होती है बैक्टीरियम की वजह से, ठीक है। और जो हमारी कैटल होती हैं उसमें कभी कभी उनके जो फेस होता है, मुंह होता है, और उनके पैर होते हैं, कभी कभी उनमें लगता है कि ये उनको क्या हो गया, कुछ डिसीज टाइप के हो गया है। तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, उसके रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस, ठीक है ना। चलिए नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए डिसीज को होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, उनमें क्या होता है, ये हमारी ईल्ड को कम कर देते हैं। क्रॉप की जो ईल्ड होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको कम कर देते हैं। मान लो जैसे पहले 2 टन प्रोड्यूस हो रहा था कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसका मान लो फिर 1.5 टन प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है, तो कम हो गई, तो उसको कहते हैं रिडक्शन इन ईल्ड, ठीक है। तो इससे का एक किस वजह से हो सकता है, इसका किस रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसने हमारी क्रॉप की ईल्ड को रिड्यूस कर दिया। क्रॉप की ईल्ड किस तरह रिड्यूस हो जाती है, ये सब क्रॉप के बारे में सारे रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी केवल इतना याद रखिएगा कि क्रॉप की ईल्ड रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स के लिए। तो इनको हटाने के लिए या इनसे बचने के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं। जो ये केमिकल्स होते हैं, या तो ये उन माइक्रोब्स को कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, या उनकी जो एक्टिविटी होती है, जिससे जो उनका जो वर्किंग वे होता है उनको बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे प्लांट है, कोई प्लांट अफेक्टेड है, ठीक है, तो उसमें बीमारी है, और अगर किसी इंसान ने उसको खा लिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से हो जाती है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी फ्रूट है, ठीक है, या कोई भी सब्जी है, अगर वो सब्जी ख़राब है, ठीक है, अफेक्टेड है, अनफेक्टेड है, जैसे कि मान लो बहुत सारे केसेस आए थे, जो ब्रोकली होता है, ठीक है, जो हमारा कैबेज होता है, जो कलीफ्लावर होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जो ये वाले पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं इनको धोना चाहिए सबसे पहले, गर्म पानी में धो के फिर खाना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अच्छी साइट होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनके ऊपर, वो हमारे अंदर भी जा सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है, और हम लोग को फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, ठीक है। तो इसे बचने के लिए क्या कहा जाता है कि आप जो हरी सब्जियां होती हैं उनको पहले उबालें। वैसे तो सारी सब्जियों को पहले उबालना चाहिए फिर खाना चाहिए, लेकिन मेनली हरी सब्जियों को तो उबालना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब जिस तरह उसमें बताया था ह्यूमंस के लिए, उसी तरह इसमें भी लिखा हुआ है कि इसमें डिसीज़ क्या होती हैं, किसकी वजह से होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, उनका फिगर दिया। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनाना है तो बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टिपिकल नहीं है इसमें, लेकिन ज़रूरत नहीं है बनाने की। ये पहली 3 कॉलम तो आपको बना लेने हैं, ठीक है। चलिए फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब जो हमारा जो फूड होता है, अगर आप जैसे आपको रोटी है घर पे जो बनती है या सब्जी होती है, अगर वो काफ़ी 2-3 दिन तक रखी है तो ख़राब हो जाती है, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, इसको हम लोग कभी कभी फफूंदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स होते हैं वो पैकेट्स में आते हैं, जो पैकेट्स में हवा भरी रहती है,
ठीक है। तो ये सब इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं कि ये काफ़ी देर तक सस्टेन कर पाएँ, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो हमारे ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए, स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम लोग क्या प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, हमारे फूड को प्रिजर्व कर देते हैं, ठीक है, मतलब बचा लेते हैं, ठीक है। और जो फूड प्रिजर्वेटिव्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्यों करते हैं, मॉइस्चर से बचाने के लिए, बिकॉज मॉइस्चर इज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, नो मॉइस्चर से बचाना है, ठीक है। तो फूड को प्रिजर्व करने के कुछ मेथड हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है केमिकल मेथड। पहला केमिकल मेथड में क्या है, केमिकल मेथड में यूज़ होते हैं एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। प्रिजर्वेटिव लाइक कॉमन साल्ट, जो हम लोग कॉमन साल्ट घर पे यूज़ होते हैं, उससे भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से भी यूज़ उसको बचा सकते हैं। ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ है उसको हम लोग शुगर से भी प्रिजर्व कर सकते हैं, कॉमन साल्ट से भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग मेथड होता है। कोई चीज़ शुगर से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, कॉमन साल्ट से नहीं कर सकते। कोई चीज़ कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्व कर सकते हैं, शुगर से नहीं कर सकते हैं, इसी तरह होता है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल, हम लोग का ऑयल जो होता है, विनेगर जो सिर का यूज़ होता है, जो अचार बनाते हैं तो उसमें सिर का यूज़ होता है, इसी को कहते हैं विनेगर, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो हम लोग का जो पैक्ड मिल्क आता है, इसमें हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, इसको कहते हैं पेस्चराइजेशन, ठीक है। पेस्चराइजेशन में क्या करते हैं, जो हमारा मिल्क होता है उसको पहले बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, इस गर्म से, और फिर सडनली उसको ठंडा कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन। तो ये जो पेस्चराइजेशन प्रोसेस होती है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसमें ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ख़त्म हो जाते हैं, या उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। जिससे हमारा जो पैक्ड मिल्क होता है वो काफ़ी दिन तक चल जाता है। अगर जो नॉर्मल मिल्क है वो एक ही दिन में अगर आप उसको उबालें ना, या उबाल भी दो फिर दोबारा ना उबालें या फ्रिज में ना रखें, तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, एक ही दिन में। समर में, ठीक है, विंटर में काफ़ी देर तक एक्सटेंड कर सकता है, दूसरे दिन तक भी एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों में नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन जो पैक्ड मिल्क होते हैं, पैक्ड मिल्क हम लोग के बच जाते हैं, ठीक है। चलिए, है स्टोरेज एज पैकिंग, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ होती है, हम लोग स्टोरेज या पैकिंग से भी बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे एयर टाइट कर देते हैं, तो ये क्या होता है, स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पहले बताया था, ये वही नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो मैंने बताया तक आपको बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। तो ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या होता है ये, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। और यह होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। इन दोनों की वजह से ये किसमें होती है, ये होता है जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, पल्सेस हुआ, बीन हुआ, सीड हुआ, इनको कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। ये आपको ये टर्म में रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो इनकी जो रूट होती है, इनमें ये प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जो N2 के फॉर्म में होती है, ये इसको नाइट्रोजन में, नेसेंट नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेसेंट नाइट्रोजन जो नेसेंट नाइट्रोजन होता है, ये किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके थर्ड कंपाउंड बना देता है, ठीक है। मान ली जो पहला कंपाउंड हुआ वो A है, ठीक है। तो ये जो A होता है, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके B बना देता है, ठीक है ना। अब ये जो बी होता है, ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में यूज़ होता है, ठीक है। और फिर जो बी बच जाता है, जो यूज्ड नहीं होता है, तो ये फिर से जो बी होता है वो ए में कन्वर्ट हो जाता है। यही जो बैक्टीरिया होता है, ये इसको ए में कन्वर्ट कर देते हैं, और ए से नाइट्रोजन अलग हो जाता है, नेसेंट नाइट्रोजन अलग होता है, और फाइनली जो N2 में कन्वर्ट होके ये फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, नहीं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था, पहला तो होता है लाइटनिंग से, हम लोग की बिजली कड़कती है, ठीक है, उससे हो सकता है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया हमारे हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन लाइटनिंग तो कभी कभी होती है, ठीक है। तो पहले लाइटनिंग का बताते हैं, फिर जो मेन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का या ब्लू ग्रीन एलगी से कैसे होता है, ये बताएंगे, ठीक है। तो जो लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग से पहले जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कंपाउंड जो होता है नाइट्रोजन में बन जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन वाला कंपाउंड जो होता है उस वाले में बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं इसको ले लेते हैं, ठीक है।
इसको लेने के बाद प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट की फर्टिलिटी अच्छी होती है, प्लांट बड़े होते हैं, अच्छे करते हैं, फल देते हैं, बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट होता है इसको कौन कंज्यूम करता है? एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है, या एक्सक्रेशन से या डेथ से नाइट्रोजनस वेस्ट जो जनरेट होता है ये फिर से सॉइल में पहुंच जाता है, ठीक है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से हम लोग के उसमें जा रहा है, सॉइल में आ रहा है। पहला तो जो बैक्टीरिया से कन्वर्ट होके आ रहा है, पहला, ठीक है। दूसरा लाइटनिंग से आ रहा है, ठीक है, दूसरा, ठीक है। और थर्ड हम लोग का किससे आ रहा है? एक्सक्रीशन से और डेथ से, ठीक है। चलिए ये हो गया लाइटनिंग से कैसे होता है। अब मैं बताऊंगा कि ये बैक्टीरिया से कैसे होता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कन्वर्ट करके ये बैक्टीरिया जो फिर से क्या करते हैं, उसी जो कंपाउंड होता है कंपाउंड को नाइट्रोजन में गैसेस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके फिर एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। ये थी आपके लास्ट स्लाइड। इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू। और जो मैंने बताया है इसको दोबारा देख लेना है। देख लेने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के इसको रिवाइज करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आपको पहुंच जाएंगे क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं या खुद आंसर देने हैं। और आंसर देने के साथ साथ अगर आपको किसी में दिक्कत होती है तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन स्लाइड में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है या कोई चीज़ समझने में दिक्कत होती है तो आप उसी गिवन व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।